ये अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है जिसे नई कहानियों में शामिल किया गया है। मैं आप लोगों को इस कहानी की समरी बताऊंगी। कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं दो पात्र हैं, एक मैं है और दूसरा है रजुआ। मैं वो व्यक्ति है जो इस पूरी कहानी को कहने वाला है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि सूत्रधार है। और रजुआ जो है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है, यानी कि ये रजुआ जो है वो एक केंद्रीय पात्र है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो है वो बताता है कि उसके मोहल्ले में एक व्यक्ति के विषय में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। बताता है कि उसने भी एक आध बार उसके मतलब किसी काम से आते जाते हुए उसको देखा है, और जब वो सांसें ले रहा होता है सोते वक्त तो ऐसा लगता है जैसे कोई सन्यासी व्यक्ति जो है वो प्राणायाम कर रहा हो। तो ऐसे ही फिर कहानी आगे बढ़ती है और मैं जो है वो बताता है कि एक दिन जो है जब वो खा पी करके सोने के लिए जा रहा होता है शाम के समय, तो उसे बाहर से आवाज़ सुनाई देती है मारू मारू की। अब ये आवाज़ सुनकर कि मैं को उत्कंठा होती है जानने की कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। चलकर बाहर देखते हैं। तो जब मैं बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि जो आवाज़ है वो शिवनाथ बाबू के घर से आ रही होती है। तो मैं वहाँ जाकर देखता है तो वो पाता है कि शिवनाथ बाबू के घर से जो है एक साड़ी चोरी हुई है। तो अब उनका ये कहना है कि ये जो साड़ी है ये निश्चित तौर पर इसी व्यक्ति ने चुराई है, क्योंकि जब से इसका यहाँ पे आने जाना शुरू हुआ है शिवनाथ बाबू के घर पे, तो तभी ही जो है साड़ी गायब हो गई। तो उसका सीधा सा अर्थ यही है कि साड़ी चुराने वाला यही व्यक्ति है। तो इसी वजह से सब बारी बारी से जो है आसपास के लोग भी उसे मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साड़ी कहाँ रखी है। तो जो ये व्यक्ति है वो बार बार कहता है कि मैंने जो है साड़ी चोरी नहीं की है, और अपनी जाति बरई कह कर के भी कहता है कि मैं बरई हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की है। उसका कहने का अर्थ ये है कि जो बरई जाति के लोग हैं शायद वो चोरी नहीं करते, इस तरीके से वो कहना चाह रहा है। और बार बार कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की है। तो जो आसपास के लोग हैं वो बारी बारी से उसको पीट रहे हैं। तो इतने में जो शिवनाथ बाबू का बेटा है वो वहाँ से आता है भागता हुआ और अपने पिताजी के कान में यानी शिवनाथ बाबू के कानों में कुछ खुसर फुसर करता है। अब ये सुनते ही उनके जो है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो फिर सीधा अपने घर जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति को कहते हैं कि आज तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा से जो है ऐसी हरकत मत करना, यानी चोरी मत करना। उसके बाद जो आसपास के लोग में समझ जाते हैं कि शायद साड़ी जो है इनके घर पर मिल गई, इस वजह से ये इसे जाने के लिए कह रहे हैं, वरना ये इसे छोड़ने वाले। इस प्रकार से लोग खुसर फुसर करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हुआ ये है कि शिवनाथ बाबू जो है उन्होंने उस व्यक्ति को अपने घर पर एक नौकर के तौर पर रख लिया है और उसका नामकरण कर दिया है गोपाल। गोपाल जो है शिवनाथ बाबू के घर पर ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति का नाम हुआ करता था, तो अब वो यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में, तो इस वजह से उनके नाम पर जो है इस व्यक्ति का नाम रख दिया जाता है गोपाल। अब चूँकि घर की जो महिलाएं हैं वो बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लेती हैं, इस वजह से वो उसे गोपाल ना कह करके रजुआ बुलाना शुरू कर देती हैं। तो अब चूँकि शिवनाथ बाबू के घर की महिलाएं जो है उसे रजुआ रजुआ कहकर बुलाना शुरू कर दी, तो पूरा मोहल्ला ही जो है उसे रजुआ कहना शुरू कर देता है। इस तरीके से इस व्यक्ति का नाम पड़ जाता है रजुआ, और पूरा जो मोहल्ला है वो इसे रजुआ के नाम से बुलाने लगा है। अब ये जो शिवनाथ बाबू है मुख्य रूप से ये जो रजुआ है ये इन्हीं घर पे रहता है और काम वाम करता है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग हैं वो लोग भी इसे अपना नौकर बनाना चाहते हैं। इस वजह से वो लोग भी इससे कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं। इसी में एक छोटी सी कहानी ऐड करते हुए मैं बताता है कि एक जंकी ने उसे अपना कुछ काम करने के लिए कहा, तो उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो फिर उसका काम करने के लिए वो जैसे ही बाहर जाता है रजुआ, तो जो गोपाल जो शिवनाथ बाबू के घर की महिलाएं हैं वो उसे कुछ काम करने के लिए कह देती हैं। तो जो रजुआ है वो उनका काम करने में व्यस्त हो जाता है और उसे देर हो जाती है जंगी के काम को करने में। तो जब वो वापस आता है तो जंगी उसको खिंचा के 3-4 थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि जब काम करना ही नहीं था तो हाँ क्यों किया था। इस तरीके से पूरा जो मोहल्ला है वो उसको अपना नौकर मानता है और उससे कोई ना कोई काम करवा ही लेता है, छोटा मोटा काम करवा लेता है। उसके बदले में इसे खाने के लिए कुछ दे देते हैं, फिर कुछ एक आध पैसे दे देते हैं इसे। तो अब ये जो है इस पूरे पहले वाले सीन में ये पूरे मोहल्ले का बन चुका है एक तरीके से नौकर। तो जो मैं की वाइफ है, तो बाकी लोग जब इससे अपना काम करवा रहे हैं तो मैं की वाइफ भी उसे कैसे छोड़ सकती थी, तो वो भी जो है अपना कोई थोड़ा बहुत काम जो है उससे करवाना शुरू कर देती हैं। अब हालांकि मैं जो है वो कहता है कि उसे पसंद नहीं है वो व्यक्ति रजुआ, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आती हैं। लेकिन अब चूँकि उन्हें भी थोड़ी सहूलियत हो जाने के कारण जो है मैं जो है वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है और वो रजुआ को जो है अपने घर पे आने जाने देता है। तो इस तरीके से पहला सीन यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पर ये व्यक्ति जो है रजुआ इस पूरे मोहल्ले का बन चुका है नौकर टाइप्स कह सकते हैं।
तो ये सीन जो है पहला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट सीन है वहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि रजुआ जो है अब चूँकि काफ़ी टाइम से हो चुका है इस मोहल्ले में रहते रहते, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया है। और जो मोहल्ले के निम्न वर्ग की या निम्न जाति की महिलाएं हम कह सकते हैं, उनके साथ इसका तीव्र भौजाई वाला रिश्ता शुरू हो जाता है और ये काफ़ी हंसी मजाक भी उनके साथ करता है। और इस तरीके से जो इसका तरीका है, इसको देखकर जो मोहल्ले के लोग हैं उन लोगों ने जो है इसका नामकरण कर दिया है रजुआ साला। तो जो रजुआ है, अब इसे रजुआ साला मतलब गाँव का जो मोहल्ला है वो लोग भी, मोहल्ले के लोग भी कहते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसे रजुआ साला कह कर ही बुलाते हैं। तो जब ये उनके साथ हंसी मजाक करता है उन महिलाओं के साथ, तो वो जो महिलाएं हैं यानी जो जिसके साथ उसका देवर भौजाई की रिश्ता है, वो उसे हंसी मजाक में वैसे गाली वाली भी देती, मतलब ऐसे हंसी मजाक वाला सीन होता है, उस तरीके से कहती हूँ। इस तरीके से इसका जो रिश्ता है ये स्थापित हो जाता है उन महिलाओं के साथ, मतलब पूरे मोहल्ले के साथ। तो ये जो सीन है पहला वाला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब अगले सीन में ये हुआ है कि जो मैं है उसको आदत है कि शाम के समय वो टहलने के लिए जाता है रेलवे स्टेशन के पास, जो कि इनके मोहल्ले के पास में ही है। तो एक दिन जब मैं जो है निकलता है अपने घर से टहलने के लिए शाम के समय, तो फिर ये देखता है कि रजुआ भी कहीं जा रहा है। तो उसको लगता है शायद रेलवे की तरफ जो मोहल्ले के लोग हैं, कुछ लोग वो जाते हैं दिशा मैदान के लिए, तो सोचता है शायद ये भी वहीं जा रहा होगा, तो वो ध्यान नहीं देता। उसके बाद जब देखता है कि वो रेलवे स्टेशन की तरफ ना जा कर के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, तो मेरे को अजीब लगता है। उसको लगता है शायद इसके ऊपर कोई केस फेस हो गया है, इस वजह से ये जा रहा है पुलिस स्टेशन। तो ये इसका पीछा करता है और जाकर देखता है कि आखिर बात है क्या। तो जब देखता है तो देखता है पुलिस स्टेशन के पास एक जो लड़की है नग्न अवस्था में खड़ी है और बहुत ही गंदी सी अवस्था में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उस लड़की को मैंने कई बार देखा है आते जाते हुए रास्ते में, जब जो बच्चे थे वो लोग उसे मार रहे थे पत्थर, वो भागती हुई जा रही थी। तो आज जब वो उसे पुलिस स्टेशन के पास खड़ी हुई देखता है तो उसे अजीब लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब ये होता है कि जो रजुआ है वो वहाँ उस पगली के पास गया है और उससे कुछ पूछ रहा है, शायद खाने के लिए या फिर कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो चौकीदार होते हैं वो लोग, मतलब चौकीदार जो होते हैं वो उसे कुछ कह कर के वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रजुआ को। तो मैं जब ये सब देखता है उसको अजीब लगता है और वो वहाँ से सीधा वापस अपने घर की ओर रुख कर लेता है और रास्ते में आते आते ही भी सुनता है कि वो जो है चौकीदार जो है वो इसे भगा रहे हैं वहाँ से। तो अभी घर पे आ जाता है और जो दृश्य उसने देखा होता है पुलिस स्टेशन के पास, उसी के बारे में सोच ही रहा होता है कि इसकी वाइफ जो है मैकी वो आती है और कहती है कि चलिए चलकर देखिए आखिरकार रजुआ किसे लेकर आया अपने साथ। तो मैं जाकर देखता है और देखता है कि वही पगली जो उसने अभी पुलिस स्टेशन के पास देखी थी उसी को अपने साथ लिए हुए रजुआ। अब रजुआ जो है उस पगली को अपने साथ लेकर जब आ रहा होता है तो पूरा मोहल्ला ये सीन देख रहा होता है और मैं भी ये सब कुछ देखता है। तो उसके बाद ये लोग देखते हैं कि इनके मोहल्ले में ही एक जो क्वार्टर है वो खाली पड़ा है काफ़ी दिनों से। तो मैं बताता है कि सर्दियों के समय जो मोहल्ले के लोग हैं वहाँ पर धूप सेकने के लिए जाते हैं और गर्मियों में जो मोहल्ले के आवारा लफंगे लड़के हैं वो वहाँ पर सोते हैं। तो रजुआ जो है उस पगली को लेकर के वहीं उसी खंडर वाले क्वार्टर में जाता है और उसको ऊपर छोड़ता है और फिर नीचे खुद आता है शायद कुछ खाने के लिए लेकर जाने के लिए। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और रजुआ का कुछ अता पता होता नहीं है। तो फिर अब जो मैं है वो सोचता है रजुआ के विषय में और वो जानना चाहता है कि आखिर अब उसका हुआ क्या। तो फिर वो पूछता है अपनी वाइफ से रजुआ के विषय में, तो उसकी वाइफ बताती है कि रजुआ जब से उस पगली को लेकर के आया तब से इसका मन जो है काम में लग नहीं रहा था, पर फिर भी काम के लिए जाता था और करता था। लेकिन एक दिन जब ये काम वाम करके शाम के समय पहुंचता है अपने उस खंडर वाले क्वार्टर में, तो देखता है कि उस पगली के पास कोई और लफंगा लड़का जो है सोया हुआ होता है। तो उस लफंगा की हाथापाई शुरू हो जाती है। तो वो लफंगा लड़का जो है वो रजुआ को बहुत मारता है और फिर फाइनली जो है उस पगली लड़की को लेकर अपने साथ कहीं चला जाता है। तो उस दिन के बाद से रजुआ जो है काफ़ी शांत है और अपने काम से काम रखता है, ज़्यादा ना हंसता है ना बोलता है ना बात करता है, एकदम शांत टाइप का हो गया है। तो अब ये जो सीन है वो यहाँ पर दूसरा सीन ख़त्म हो जाता है। अब अगले सीन की हम बात करते हैं, उसमें होता ये है कि वापस से मैं जानना चाह रहा है कि रजुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों से उस सीन के बाद से, उस पगली वाले सीन के बाद से ये गायब है वापस से। तो फिर पूछता है मैं अपनी वाइफ से कि आजकल रजुआ कहाँ है, मतलब क्या कर रहा है। तो वो बताती है उसकी वाइफ की रजुआ जो है आजकल भगत बन गया है और इसी वजह से लोग उसे रजुआ भगत कहने लगे हैं। अब भगत ये क्यों बना है इसकी पीछे भी कहानी है। अब यहाँ पर एक मोहल्ले में एक महिला थी जिसे इसने जो है अपनी बुआ बना लिया था। तो बुआ के पास इसने अपनी जो है जो पैसे से मिलते थे वो सारे के सारे पैसे ये उस अपनी बुआ के पास जमा करता देता था जिसको इसने अपनी बुआ बनाया हुआ था। तो इस तरीके से करते करते उसने जो है 10 रुपये के आसपास जो है अपनी उस बुआ के पास जमा करवा दिए।
और जब इसने अपने पैसे मांगे तो उसकी जो मुँह बोली बुआ थी उसने कहा कि उसके पास रजुआ के कोई पैसे हैं ही नहीं, उसने साफ साफ देने से मना कर दिया। और इस बात से रजुआ को इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना धक्का लगा कि उसने जो है पूजा पाठ करना यानी शनेश्वरी देवी को जल चढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि उसको सज़ा मिल सके उसकी उस मुँह बोली बुआ को। अब ये शनेश्वरी देवी के चबूतरे पर रोज़ जो है जल चढ़ाता है। अब शनेश्वरी देवी की कहानी है एक छोटी सी इसमें कि शनेश्वरी नाम की जो एक महिला थी वो डोमिन थी, मतलब डोम जो है एक यहाँ पे निम्न जाति की एक महिला है। तो शनेश्वरी डोमिन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हट्टी कट्टी थी और तेज़ तर्रार थी। तो एक दिन जब उसकी लड़ाई होती है एक डोम के साथ, तो डोम जो है किसी चीज़ से उसके ऊपर वार करता है और शनेश्वरी इस तरीके से मर जाती है। अब जब शनेश्वरी मर गई तो उसकी कुछ टाइम बाद जो जिस डोम ने इसको मारा था उसकी भी जो है मौत हो जाती है। इस वजह उन लोगों में जो है ये बात फैल जाती है कि शनेश्वरी का ही प्रकोप है, तो शनेश्वरी देवी उसे बना देते हैं और उसके नाम का एक चबूतरा बना देते हैं और फिर उसकी पूजा अर्चना करनी आरम्भ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति होता है जिन्हें अपने दुश्मन को सज़ा देनी होती है वो सभी के सभी जो है शनेश्वरी देवी को जल चढ़ाते हैं। रजुआ ने भी अब यही शुरू कर दिया है, वो भी जो है शनेश्वरी देवी को रोज़ डेली जो है जल चढ़ाने लगा है। तो अब ये इसका ये सीन है यहाँ पे। इसके बाद अब इसका जो एक नया ठिकाना बन गया है वो है एक पंडित जी की दुकान। पंडित जी की जो दुकान है वो रास्ते में पड़ती है और जो भी राहगीर वहाँ से आता जाता है वहाँ पर कुछ सामान खरीदता है और उसके बाद खाता पीता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ कर आराम करता है। तो अब जो रजुआ है इसने वही उसी दुकान को अपना ठिकाना बना लिया है और उन लोगों को जो है अपनी कहानी वहानी सुनाता रहता है। मतलब जो कबीरदास की दोहें हैं, कहानियाँ हैं और रामायण की चौपाइयाँ हैं, उन्हीं के आधार पर जो कहानियाँ हैं उसी को कहता सुनाता है और एंजॉय करता है। तो ये इसका नया ठिकाना बना हुआ है। इस तरीके से तीसरा सीन जो है वो एंड। अब हम अगले सीन की बात करते हैं। उसमें वापस से रजुआ जो है गायब है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं वापस से अपनी वाइफ से पूछता है उसके विषय में। तो उसकी वाइफ बताती है कि आजकल रजुआ को जो है हैजा हो गया है, इस वजह से मोहल्ले के जो लोग हैं उन सभी ने उसे अपने अपने द्वार से निष्कासित कर दिया है। इस वजह से वापस से अब रजुआ ने मोहल्ले के खंडहर में जो पड़ा हुआ था खाली, वहीं पर जाकर अपनी शरण ली है और वहीं पर पड़ा रहता है। तो जो मैं है वो जाकर के देखता है, तो देखता है कि उसकी बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा होती है, मतलब बहुत ही बेकार हालत में वो जो है पड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि अभी बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। तो तभी वहाँ पर शिवनाथ बाबू आते हैं और वो भी ये कहते हैं कि ही कांट सर्वाइव, अभी बचने वाला है नहीं, तो उसके ऊपर ध्यान देना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर लेकिन जो मैं है उसके मन में काफ़ी ज़्यादा उसकी अंतरात्मा को इस प्रकार नहीं है कि वो ऐसे कैसे किसी को मरता हुआ छोड़ दे, लेकिन वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास अभी पैसे हैं नहीं, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है और उसके पास पैसे जो है ना के बराबर या फिर नहीं है। तो फिर तब भी वो उसकी हेल्प करना चाहता है और फाइनली वो कुछ है वो हॉस्पिटल जाता है और उन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि इस प्रकार की जो है एक घटना यहाँ घटित हो गई है, तो आप लोग जाइए और उसकी हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से हॉस्पिटल वाले एक एम्बुलेंस भेजते हैं और वो लोग एम्बुलेंस जो है आती है और रजुआ को लेकर के जाती है। इस तरीके से 2-3 दिन जो है रजुआ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उसका इलाज होता है और उसके बाद वहाँ से जब उसको छुट्टी मिलती है तो वो सीधा पहुँच जाता है मैं के घर पे। अब जब मैं की वाइफ उसको देखती है अपने घर पर तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आखिर इसके घर पे क्यों आया है, क्योंकि उसको हैजा हुआ था और उसको डर लगता है कहीं इसी वजह से उसकी फैमिली को भी हैजा ना हो जाए। तो हालांकि वो कुछ कहती नहीं उस समय। तो इस तरीके से रजुआ कुछ दिन होते उसके घर के पास में ही रहता है और फिर अचानक से एक दिन चला जाता है। अब जो मैं है वो जाता है और शिवनाथ बाबू से पूछता है रजुआ के विषय में। तो वो बताता है, शिवनाथ बाबू जो है वो बताते हैं कि आजकल रजुआ को जो है खुजली हो गई है। तो कहते हैं आए दिन इसको कोई ना कोई जो है बीमारी होती रहती है, इस वजह से उसने परमानेंट रूप से उसको अपने यहाँ से निकाल ही दिया है कि उसको अपने यहाँ रखना नहीं है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली की ज़्यादा फिक्र की बात करके वो बताते हैं कि उन्होंने उसे परमानेंटली अपने यहाँ से निकाल दिया है। तो शायद वापस से वो उसी खंडहर में उसने शरण ले ली है। तो फिर वो मैं जो है अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने उसे कुछ कहा था, यानी रजुआ को जो हमारे घर से चला गया था। तो उसकी वाइफ कहती है, इनडायरेक्टली कहती है, डायरेक्ट नहीं कहती, वो इनडायरेक्ट कहती है कि मुझे पसंद नहीं है कि मतलब वो हमारे घर पे इस तरीके से रहे, मुझे मेरी फैमिली की ज़्यादा फ़िक्र थी, इस वजह से अगर मैंने उसको कुछ कहा भी हो तो इसमें कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ ने ही उसको कुछ कहा था, शायद इस वजह से वो यहाँ से चला गया इनके यहाँ से। तो अब जो रजुआ है उसने मोहल्ले के जो उस खंडहर में वापस से शरण ले रखी है, तो अब कोई भी उसके विषय में जानना नहीं चाहता और ये वहीं पर जो है आजकल रह रहा है। तो कुछ टाइम बीत जाता है, अब किसी को पता नहीं है कि रजुआ का क्या हुआ और रजुआ कहाँ है। तो अब मैं जो है एक दिन अपने ऑफिस का काम लेकर के बैठा हुआ होता है, तो उसको थोड़ी सुस्ती आ जाती है और वो आराम चेयर पर अपनी जो है थोड़ी देर के लिए सुस्ती से लेट जाता है। अब जब वो लेटा हुआ होता है तो एक छोटा सा बच्चा आता है, उसके घर में झांकने लगता है।
अभी देखता है मैं तो उसको लगता है शायद कोई चोर है, तो वो उसको जो है डांटता हुआ अपने पास बुलाता है। तो बच्चा अंदर आता है घर में और कहता है कि रजुआ जो है उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप जो है एक लेटर लिख दीजिए उसकी फैमिली को, उसके गांव में, कि वो जो है मर गया है। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। तो जब मैं सुनता है सारी चीज़ें तो उसको काफ़ी ज़्यादा झटका सा लगता है और वो एक ही साथ कई सारे प्रश्न पूछता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसकी डेड बॉडी कहाँ है, आदि आदि ऐसे कई सारे प्रश्न जो है वो पूछता है उससे। लेकिन वो बच्चा कुछ ज़्यादा जवाब ना देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि आप जो लेटर लिख दीजिए उसके घर पर कि वो मर चुका है। तो मैं भी ज़्यादा दिलचस्पी लेता नहीं है क्योंकि उसको लगता है शायद कहीं जो उसका अंतिम संस्कार है ये इसी को ना करना पड़ जाए। तो फिर मैं कहता है ठीक है, तो वो लेटर लिख देता है उसके गाँव पर कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो बच्चा लेटर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस तरीके से जो है इस प्रकार मैं के माध्यम से ये जो बात है रजुआ की मौत वाली, ये पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है। तो पूरा मोहल्ला जो है अभी उसकी मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है और सभी के सभी जो है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो जैसा भी व्यक्ति था काफ़ी ईमानदार था, अच्छा था, ये ऐसा था वैसा था, मतलब उसकी तारीफ़ों के पुल जो है बांधे जा रहे हैं क्योंकि वो मर चुका है। तो साधारण सी बात है कि उसकी तारीफ़ होगी ही होगी। तो इस तरीके से गाँव में उसकी तारीफ़ मतलब मोहल्ले में उसकी तारीफ़ होती है और एक तरीके से वो तारीफ़ उसकी श्रद्धांजलि होती है इस मोहल्ले की तरफ से। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है और वापस से एक दिन जब ये अपने घर पर अपना कुछ काम कर रहा होता है ऑफिस का, तो देखता है कि इसके सामने जो है रजुआ चला आ रहा है। अभी देखता है तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और मैं कहता है कि यदि मैं भूतों में विश्वास करता तो उस दिन पक्का मैं भूत करके चिल्लाया होता। पर जो रजुआ है वो आगे आता है और उसको समझ जाता है उसके चेहरे को देखकर कि ये क्यों इतना चौंके हुए हैं। तो कहता है कि आप घबराइए मत, मैं जो मरा हुआ नहीं हूँ, मैं ज़िंदा ही हूँ। वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मेरे ऊपर एक दिन कौवा बैठ गया था। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि यदि कौवा बैठ जाए तो अकाल मृत्यु होती है। इस वजह से यदि कोई अश्रु बहा दे उस मौत के ऊपर, तो मतलब उस सीन के ऊपर, तो फिर वो जो अकाल मृत्यु होती है वो टल जाती है। तो इस वजह से मैंने अपने गाँव में ये बात पहुँचाई कि मैं मर चुका हूँ। तो उन लोगों ने आंसू बहा दिए होंगे, तो मेरे ऊपर जो अकाल मृत्यु आने वाली थी वो टल गई होगी। तो आप वापस से मेरे गाँव में लिख दीजिए एक पत्र और कह दीजिए कि मैं एकदम ठीक हूँ। अब ये सब देखकर उसको अजीब लगता है मेरे को, तो वापस से एक लेटर लिखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस तरीके से मैं जो है वो सोचता है कि कमाल ही है ये रजुआ जो है, मतलब ये हर बार मरने की कगार पे होता है और फाइनली बच जाता है। तो ये खुद भी जीना ही चाहता है और शायद ज़िंदगी जो है वो भी इसको छोड़ना नहीं चाह रही है। इसकी शरीर का एक एक बूंद खून जो है वो चूस लेना चाहती है। तो दोनों ही एक दूसरे चिपके हुए हैं। रजुआ जो है वो अपनी ज़िंदगी से और ज़िंदगी जो है वो रजुआ से। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है ज़िंदगी और जोंक, इसका हो जाता है दी एंड। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसके विषय में आज हमने चर्चा की, ज़िंदगी और